व्हेन वी थिंक अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जब हम उसको स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि मुझे सिलेबस अच्छे से समझना है। नाउ व्हेन वी से कि मुझे सिलेबस अच्छे से समझना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे इस सिलेबस को प्री और मेंस के लिए किस तरह से फोकस करना है, कौन सी चीजें सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी चीजें हैं जो दोनों स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू अवर जनरल स्टडीज पेपर। अगर आप इस सिलेबस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हो और आपको पता है कि मैंने प्री के लिए सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है, मेंस के लिए सेपरेटली इन चीजों पे फोकस करना है, तो आपके पास जो पीछे बल्क ऑफ द सिलेबस बचता है जो कि दोनों पेपर्स में ओवरलैपिंग है, आप उस सिलेबस को दोनों चीजों के लिए एक साथ तैयार करोगे, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट बचेगा और रिजल्ट मल्टीपल टाइम ज्यादा आएगा। इसका ना एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो पहले एक बार एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, चाहे वो मेंस क्लियर करके अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाते या फिर उनका रैंक पीछे आता है और वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा अपीयर करते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर जाते हैं। अब इसका कारण क्या है, इसको आज समझते हैं। इसका कारण है कि उन लोगों ने मेंस के सिलेबस को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने मेंस लिख लिया है, दे अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ दिस एग्जाम। और हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर प्री के पीछे भागते रहते हैं, प्री के सिलेबस पे फोकस करते हैं और ज्यादातर कोचिंग्स में भी अगर हम जाते हैं तो वो हमारा प्राइम फोकस जो है वो प्री के ऊपर रखते हैं, जबकि तैयारी का तरीका इससे बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तैयारी का तरीका है कि पहले आपको मेंस का सारा सिलेबस समझना है। अब आप ना एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो आप मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो आज मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में आप आज महात्मा गांधी के ऊपर एक टॉपिक पढ़ रहे हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टॉपिक तैयार करना है। इस टॉपिक में क्या पढ़ना था आपको, व्हाट वर द कॉजेज, किन कारणों से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी ने 1920 में स्टार्ट किया, इस मूवमेंट के दौरान उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की, या पैन इंडिया पूरे इंडिया में उस समय पर क्या क्या इवेंट्स हुए कि बिहार में क्या हुआ, राइट, साउथ इंडिया में क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, वेस्ट इंडिया में क्या हुआ, ये आपको एक एक पॉइंट समझना चाहिए। फिर आप क्या पढ़ोगे इसके बाद, कॉन्सिक्वेंसीज या इंपैक्ट या रिजल्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपने तीन चीजों को एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट में अपने पास एक नोट तैयार कर लिया। अब जब आपके पास ये मेंस के हिसाब से नोट्स तैयार हैं कि क्विट जो आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा है या सिविल डिसोबीडियंस पढ़ोगे या क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ोगे, इनमें आपने कॉजेज भी पढ़ लिए हैं अच्छे से मेंस के लिए, फिर आपने इनके इवेंट्स को भी पढ़ दिया, फिर आपने इनके कॉन्सिक्वेंसीज या रिजल्ट्स या इंपैक्ट पढ़ लिए। अब जब आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया, अब मुझे एक बात बताओ, नाउ ओपन योर आइज एंड आस्क योरसेल्फ, अपने आप से ये सवाल पूछ लो कि यार प्री में क्या क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेज और वर नॉट द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनमें से कौन से कारण थे जिनके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस, या भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, उनके कॉजेज ही पूछेंगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेज वर नॉट द कॉजेज, या इनमें से कौन सी एक्टिविटी या कौन सा इवेंट नॉन कॉपरेशन के दौरान हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगा देते हैं, या इनमें से कौन सा उसका इंपैक्ट था या नहीं था। अब प्री में तो यही पूछे जाएंगे ना, तो इनके लिए अलग से नोट्स क्यों बनाए जाएं, ये तो उसी में ही बन चुके हैं जो हमने मेंस के लिए नोट्स बनाए थे। इसी तरह से इमेजिन कर लो, अब आप कोई भी टॉपिक, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का हो, चाहे वो कल्चर का हो, या फिर वो आपके पास टॉपिक हो पॉलिटी का, अगर आपने पार्लियामेंट के ऊपर एक कॉम्प्रीहेंसिव नोट तैयार कर लिया है तो अब आपको प्री के लिए अलग से नोट नहीं तैयार करना, आपको अपने ही बनाए हुए नोट में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। एक चीज हो गई सिलेबस को अच्छे से समझना और फिर उसके हिसाब से मेंस के नोट्स को पहले बनाना, ना कि पहले प्री के बारे में सोचना। प्री मेंस के अंदर इनहेरेंटली अपने आप कवर हो रहा है, अगर आप सिर्फ प्री के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपका मेंस कभी भी कवर नहीं होगा, आपको मेंस को कवर करना है, प्री बाय डिफॉल्ट कवर हो जाएगा। अब दूसरी चीज आती है, आप क्या समझ के चलते हो कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो सिलेबस जो हम पढ़ते हैं वो अलग अलग पेपर्स के लिए, जैसे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी है, पेपर 2 में आपके पास पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस है और सोशल जस्टिस है, पेपर 3 में आपके पास इकोनॉमिक्स है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है और एनवायरनमेंट है, और पेपर 4 एथिक्स का पेपर है। अब चलो एक बात करते हैं, मेरे को ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है, एक टॉपिक हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ये किसके लिए पढ़ना है? पेपर 1, 2, 3 या 4 के लिए? पेपर 1 में हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको इसको पेपर 1 के लिए भी तो पढ़ना है ना। उसी तरह से ये पेपर 1 में ही सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के सोसाइटी पर सोशल इंपैक्ट क्या पड़े। एक छोटा सा उदाहरण ले लें इसके लिए, जिन एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा सक्सेसफुल हुआ वहां पे लैंड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, क्योंकि लैंड के प्राइसेस बढ़ गए। अब लैंड जो थी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब हर परिवार चाहता था कि हमारा अपना एक वारिस हो जो इस लैंड का वारिस बने, जो इसको संभाल सके। अब इन एरियाज में जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन पहले आया, तो वहां पे एक सोशल इंपैक्ट क्या देखा गया? डिजायर फॉर मेल चाइल्ड। सबको एक इच्छा जागी कि हमारे घर में एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। अब इससे क्या हुआ? इसी एरिया में जो सेक्स रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज इसी एरिया में कन्या भ्रूण हत्या का ज्यादा जोर हो गया। अगर आप इसको आप समझते हो तो आप देख पाओगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हिस्ट्री और सोसाइटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल डिसीजन का रिजल्ट था, ये एक गुड गवर्नेंस की तरफ भी स्टेप था, तो ये पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। पेपर 2 में ही इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनका भी तो इंपैक्ट आया ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि अगर आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तो आप बाहर से बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इन्वेंटेड है वो इजीली यूज कर पाओगे, नहीं तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, इट विल बिकम अ मोर कबरसम प्रोसेस। पेपर 3 इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है। हाँ मुझे पता है, आप सब सोच रहे होंगे कि सर ने पेपर 1 ज्योग्राफी की बात तो की नहीं, वो इसलिए नहीं की कि वो तो आपको पता ही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन उसका पार्ट है। ऐसी पेपर 3 इकोनॉमी का पार्ट है। पेपर 3 में ही आप सोचो यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्रीन रेवोल्यूशन बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के कैसे ही संभव था। इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट में एक चीज आती है फूड सिक्योरिटी, राइट? इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ दो या डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ दो तो फूड सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या वो ग्रीन रेवोल्यूशन से अटैच नहीं है, उससे एसोसिएट नहीं है? अब बात करते हैं पेपर 4 की। भाई जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज किए, उससे क्रॉप की यील्ड तो बहुत बढ़ गई, इंडिया में फूड सरप्लस भी हो गए हम, लेकिन उससे जितने हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट हुए, जितना कैंसर स्प्रेड हुआ, जो हमने वो केमिकल यूज करके फूड चेन को पॉइजनस कर दिया, क्या वो एथिकल था? दूसरी चीज, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था 1960s में, हमारा फोकस किस चीज पे था? कार्बोहाइड्रेट्स पे, राइट? व्हीट और राइस, इसी के ऊपर सारा फोकस चला गया। अब प्रोटीन्स कहाँ है? हेल्थ कहाँ है? हेल्दी बॉडीज कहाँ है? हमने तो बहुत गलत कर दिया। अब ये हेल्थ का कंपोनेंट भी बन गया, एग्रीकल्चर का कंपोनेंट भी बन गया, एथिक्स का कंपोनेंट भी बन गया, सोसाइटी का कंपोनेंट भी हो गया, हिस्ट्री का भी हो गया, गवर्नेंस का भी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हुआ। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके लिए आप ग्रीन रेवोल्यूशन को इग्नोर करोगे? और क्या यूपीएससी ने बोला है कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर पेपर 1 या 2 में ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो पेपर 3 या 4 में नहीं पूछेंगे? वो तो ऐसे में भी पूछ सकते हैं। तो जब भी आप सिलेबस पढ़ो, आप उसको उस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में मत पढ़ो, आप उसको यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। अगर आप इस तरह से सिलेबस को इंटीग्रेट करके पढ़ते हो तो आपकी तैयारी सबसे बेटर हो जाती है। और अगर आप खुद इस तरह से नहीं पढ़ पाते हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू राज आईएएस चंडीगढ़ और राज आईएएस एवोल्यूशन एट ओल्ड जिंदर नगर दिल्ली, और you can click on the link below and you can get in touch with us. We will be more than happy to guide you even if you do not take admission with us, because we believe that quality education is a right of everyone. God bless you. Thank you.